मेरे ग्रैंडपा ने कहा था, कभी भी अपने अंदर के डीमन को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे अंदर का डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो उसके बाद तुम कभी इंसान नहीं कहला पाओगे और जो जिंदगी अच्छाई के साथ भी गुजारी जा सकती है, बुरा होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे सब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों के गले कट रहे हैं, जैसे जैसे मुझे यहाँ पर ब्लड दिखाई दे रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ग्रैंडपा ने कहा था कि डीमन को अंदर ही रखना, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने यहाँ पर मुझे कहा था कि भलाई के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, अब वो ही नहीं रहा, तो फिर भलाई का क्या फायदा। तो ये तो था थोड़ा सा प्रोलॉग। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। तो हमारे हीरो का नाम होता है जियोंग, जो कि एक माउंटेन के ऊपर अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है और यही उसकी इकलौती फैमिली होती है। तो वो कुछ जड़ी बूटियां काटने के लिए क्या होता है, वहां पर से जड़ी बूटियां लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है, देखो ग्रैंडपा मैं क्या लेकर आया हूँ, स्पिरिट कनेक्शन हब, जो कि पिछले कई दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे। तो वो उसे कहता है, तो फाइनली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो जियोंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, आपने मुझे कहा था कि मुझे माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए, वहां पर से ये मुझे मिलेगा, और मुझे वाकई में वहां पर से जड़ी बूटी मिल गई। तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ, जो काफी ज्यादा बड़ी भी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि इसके में कम से कम 5 नियांग तो मिल ही जाएंगे। वो जड़ी बूटियां बेचकर गुजारा करते हैं। तो जियोंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, जहां पर से मुझे जड़ी बूटी मिली वहां पर से मुझे एक फॉक्स का डैन मिला था, यानी वहां पर एक फॉक्स की बिल थी और वहां पर उसके बच्चे भी थे। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहता है, तो क्या तुमने वहां पर उसके बच्चों को मार दिया। तो वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर उसके बच्चों को कैसे मार सकता हूँ, आपने तो मुझे कहा था ना कि कभी भी किसी को मारना नहीं, बिला वजह तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस बच्चों को मार देता तो उनकी मॉम वापस आने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती, और मैं यहाँ पर किसी को उदास कैसे कर सकता हूँ, आपने तो कहा था कभी किसी को उदास मत करना। ग्रैंडपा उसे कहता है कि जियोंग बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर उन बच्चों को नहीं मारा, चलो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि बेटा जियोंग, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो कि कभी किसी को हर्ट मत करना, तुम्हारे अंदर का जो डीमन है उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि एक बार डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो उसके बाद तुम यहाँ पर अपना इनर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जियोंग उनकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा था, क्योंकि जियोंग को अभी तक अपने इनर डीमन के बारे में पता नहीं होता। फिर एक दिन वो जड़ी बूटियां काट कर जब वापस आता है, वापस आने के बाद देखता है तो उसके ग्रैंडपा की कटी हुई डेड बॉडी सामने पड़ी होती है। उसके ग्रैंडपा को किसी ने शायद के साथ पेट से हिस्सा, यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया होता है। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो गया। लेकिन असल में उसकी इनर सेल्फ जो है वो एक ट्रू डीमन है, इसी वजह से वो वहां पर आंसू भी नहीं बहा पाता। वो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा को देखने के बाद शांत होता है, उसका एक आंसू भी नहीं टपकता। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन में क्या किया जाता है, मेरे ग्रैंडपा मेरी इकलौती फैमिली थे, लेकिन मैं यहाँ पर रो भी नहीं पा रहा। लेकिन वहाँ पर खड़े होकर वो कहता है कि ग्रैंडपा, आपने कहा था कि अपने इनर डीमन को कंट्रोल करना और कभी यहाँ पर उसे अपने पर हावी मत होने देना, लेकिन लगता नहीं है कि ये दुनिया यहाँ पर मुझे उसे ऐसा करने देगी। और इसी के साथ ही वो डेविली स्माइल देता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आपका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा और उसके बाद उस बंदे को इसी तरह मारूंगा जिस तरह उसने आपको मारा है। इसके साथ ही वो वहाँ पर पड़े हुए उसी शायद को उठा लेता है, उसे लेकर गाँव की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन जो होता है जोंगजेंग काउंटी का दिखाया जाता है कि जहाँ पर शहर के बीचों बीच गली के अंदर से कुछ कार्ड्स को लेकर गुजरा जा रहा होता है, जहाँ पर सोल्जर्स जो होते हैं वहाँ पर 2 कार्ड्स को लेकर जा रहे होते हैं। उन कार्ड्स के अंदर कैदी होते हैं, एक कार्ड के अंदर कुछ ज्यादा कैदी होते हैं, यानी काफी सारे बुढ़े लोग होते हैं, और एक कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा हीरो अकेला होता है। और सभी जो शहर के लोग होते हैं वो आसपास खड़े होते हैं और उनको डिस्पाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जब बैंडिट्स होते हैं, मर्डरर होते हैं या फिर रेपिस्ट होते हैं। इसी वजह से वो सभी के ऊपर बहुत सा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं इन सभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन सभी माउंटेन बैंडिट्स को इसी तरह मार देना चाहिए, इनको जाते ही वहां पर फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर काफी शोर मचा रहे होते हैं। इसी के साथ ही ऊपर का सीन दिखाता है कि एक रेस्टोरेंट की 2nd बिल्डिंग के ऊपर एक सोल्जर बैठा होता है जिसका नाम गार्ड कैम होता है। तो गार्ड कैम एक बंदे के पास बैठा होता है जो कि शायद जेल का मैनेजर होता है। तो वो उसके पास बैठा होता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, और साथ उसकी नजर वहां पर लड़के के ऊपर पड़ती है, यानी कि हमारे जियोंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अकेला कार के अंदर बैठा होता है। तो वो कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही यंग है और मुझे लगता है कि इसकी एज जो है वो हमारे यंग मास्टर की एज के बराबर ही होगी। तो उसके सामने जो मैनेजर होता है उसे कहता है कि हाँ, आप यहाँ पर इस लड़के को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन यहाँ पर बाकी जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उन सभी में से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है कि इसी वजह से उसे अकेली कार के अंदर बिठाया गया है, जबकि बाकी के सभी लोगों को वहां पर मल्टीपल बिठाया गया है। तो मैनेजर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तो नॉर्मल सी बात होगी कि तुमने यहाँ पर एक लड़के को देखा जो कि यहाँ पर अकेला बिठाया गया और क्रिमिनल है, लेकिन अगर तुम इस बारे में सुनोगे कि उसने
कितने लोगों की जान ली है तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। सभी लोग यहाँ पर उसे किलिंग साइड डीमन के नाम से पुकार रहे हैं क्योंकि उसने एक साइड की मदद से गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला। और कैम उसे कहता है कि छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ, मेरी बात के ऊपर ध्यान दो। तो मैनेजर उसे कहता है तो बताओ ना गार्ड कैम, तुम्हें यहाँ पर इस बार मुझसे क्या रिक्वेस्ट करनी है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत है, मुझे एक क्रिमिनल की जरूरत है जो कि डेथ रो के ऊपर हो, यानी जिसे बहुत ही जल्दी सजाए मौत दी जाने वाली हो। मुझे एक ऐसा क्रिमिनल चाहिए जो कि हमारे जंग मास्टर की एज का ही हो। इसके साथ ही गार्ड कैम को वहाँ पर बाहर से पत्थर टकराने की आवाज आती है। वहाँ पर भीड़ में खड़ा हुआ कोई बंदा जो होता है वो जियोंग के सर में पत्थर दे मारता है। तो जियोंग को पत्थर लगता है लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल शांत होता है, वो बिल्कुल भी चिल्लाता भी नहीं और ना ही वहाँ पर शोर मचाता है। तो ये देखने के बाद गार्ड कैम कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा जो होता है वो उसके यंग मास्टर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता होता है, दोनों की शक्लें सेम होती हैं। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरा बंदा मिल गया है जो मुझे चाहिए था। इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वहां पर ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना स्टार्ट करता है, जबकि मैनेजर उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पर मुझे बताओ तो सही, अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारी बात सुनी नहीं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा बंदा मिल भी गया है। तो गार्ड कैम जो होते हैं वहां पर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाते हैं और कार के पास से गुजर कर जाते हैं। वो कार के पास से गुजर कर जा रहे होते हैं और साथ ही हमारे जियोंग की तरफ देखकर आगे चले जाते हैं। और हमारा जियोंग जिसे अब यहाँ पर सजाए मौत दी गई है उसे यहाँ पर कल सुबह फांसी दे दी जाएगी और वो जेल की तरफ से लेकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोल्डन जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर गोल्डन जेल हाल के अंदर प्रिजन होती है और वहां पर उसे बंद किया गया होता है और बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं और अंदर उसके हाथों के ऊपर वहां पर चेन्स बांधी गई होती हैं। तो वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो कमीना जो भी था उस कमीने ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मुझे कैसे हरा दिया। तो यहाँ पर उसका मुकाबला एक कल्टीवेटर के साथ हुआ था, एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ हुआ था जिसने उसे पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसा दी थी। एक कल्टीवेटर का वो एक बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर उसने उसे गले से पकड़ रखा था और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा एक कीड़ा जिसके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल भी नहीं है वो हमारा पीछा कर रहा था। और इसी के साथ ही दिखाता है कि उसके चेहरे के ऊपर स्कार्स भी होते हैं। तो हमारा जियोंग जो होता है उसके चेहरे को अच्छे से याद कर लेता है, तो उसे लगता है कि शायद यही वो बंदा है जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा होगा। जियोंग कहता है कि फाइनली मुझे वहां पर वो बंदा मिल गया था जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा और मैं वहां पर अपना बदला लेने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ कर पाता उस बंदे ने यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से मुझे मेरी बॉडी के अंदर तलवार दंसाकर मुझे सबड्यू कर दिया। उसने वहां पर कुछ कहा था कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मार्शल आर्ट्स नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स क्या होती है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मार्शल आर्ट्स होने से हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं? अगर मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स होती तो क्या मैं उस बंदे को मार सकता था और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला ले सकता था? काश मुझे यहाँ पर जिंदगी में एक दूसरा मौका मिल जाए। अगर मुझे यहाँ पर जिंदगी में दूसरा मौका मिला तो मैं मार्शल आर्ट्स सीखूंगा ताकि मैं भी यहाँ पर उसकी तरह स्ट्रांग बन सकूं और अगली बार जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन साथ ही जियोंग कहता है कि मुझे सेकंड चांस कैसे मिल सकता है? मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो सुबह यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। और साथ ही उसे वहां पर धुआं महसूस होता है, तो वो कहता है कि अचानक से धुआं कहां पर से आ रहा है। और इसी के साथ ही वो उसकी स्मेल को सूंघना स्टार्ट करता है क्योंकि सारी जिंदगी वो अपने ग्रैंडपा के साथ जड़ी बूटियां उखाड़ता रहा है, तो उसे यहाँ पर इनकी जड़ी बूटियों की स्मेल अच्छी तरह से पता होती है। तो वो कहता है कि इस तरह की जड़ी बूटियां तो एक स्पेशल पॉइजन बनाने के लिए यूज की जाती है, एक पॉइजनस स्मोक जो कि यहाँ पर बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इतनी सारी जड़ी बूटियां और इंग्रेडिएंट्स खाने के बाद अब उसके ऊपर इन सभी चीजों का असर नहीं होता। तो वो कहता है लगता है कोई तो है जो यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को बेहोश करना चाहता है और मुझे भी। और इसी के साथ ही वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि गार्ड्स वहां पर बेहोश हो चुके होते हैं। गार्ड्स के सो जाने के बाद हमारा जियोंग जो होता है वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, गार्ड कैम वहां पर अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसके सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे उसे वहां पर से उठाने लगता है उसकी चेन्स भी खोल देता है। तो जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं और वो जाग जाता है। गार्ड कैम भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए? और इसी के साथ ही हमारा जियोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि वहां पर से भाग कर जा सके। वो उसे धक्का देकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जियोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा वो दूसरा मौका है। अब मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर से निकल कर जाऊंगा, जाकर मार्शल आर्ट सीखूंगा और उसके बाद मैं जाकर उस कातिल को ढूंढूंगा और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला लूंगा। और से भागकर जा रहा था। इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है उसके पीछे से कमर के ऊपर उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया, अब तुम यहाँ पर से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर फिर से मार्शल आर्ट्स आ जाती है। तो जियोंग कहता है कि ये क्या, इस बंदे ने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? क्या यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा है? क्या यही मार्शल आर्ट्स है? क्या मार्शल आर्ट्स इतनी पावरफुल होती है? और साथ ही हमारा गार्ड कैम जो होता है उसे उठाकर पीछे वाली दीवार के साथ पटकता है। तो वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट, मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो बंदा है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, क्योंकि अभी तक हमारे जियोंग को ये नहीं पता कि उसके ग्रैंडफादर को मारा किसने है। वो पहले स्कार वाले बंदे को समझ रहा था कि उसने उसके ग्रैंडफादर को मारा। अब
जहाँ पर गार्ड कैम को समझ रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इसकी शक्ल उस बंदे से मिलती है, लेकिन उस बंदे के चेहरे के ऊपर स्कार से यानी कि उसके चेहरे के ऊपर लाइनें बनी हुई थी, जख्मों के निशान थे, ये वो बंदा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वहां पर यंग मास्टर भी अंदर एंट्री मारता है और कहता है कि गार्ड कैम क्या ये वाकई में वही है? तो गार्ड कैम उसे कहता है हाँ यंग मास्टर ये वही है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपको बाहर वेट करना चाहिए था। यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं बाहर खड़े खड़े बोर हो गया था और मैं यहाँ पर आकर देखना चाहता था, जो बंदा यहाँ पर मेरा सब्स्टिट्यूट बनने वाला है मैं कम से कम उसको एक बार तो देख ही सकता हूँ। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि चलो जल्दी से उठाकर इसे खड़ा करो और साथ ही इसके चेहरे के ऊपर से बाल हटाओ ताकि मैं इसका चेहरा ठीक से देख सकूं। इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे जियो को उठाकर बिठा देता है और उसके चेहरे से बाल हटाता है। तो दूसरी तरफ दिखाता है कि यंग मास्टर जो होता है वो भी अपने चेहरे के ऊपर से मखौटा हटाता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है परफेक्ट, जी तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम लोग बस यहाँ पर एक डबल ढूंढ रहे थे और तुमने तो यहाँ पर परफेक्ट डबल ढूंढ दिया। हमारा जियोंग भी उस लड़के को देखकर काफी हैरान होता है। तो उसके सामने जो लड़का बैठा होता है वो मॉक फैमिली का थर्ड यंग मास्टर होता है। तो यंग मास्टर मॉक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत में इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है? मुझे लगता है कि हीवंस भी इस वक्त मेरा साथ दे रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर मुझे सेम टू सेम अपने जैसा एक बंदा मिल गया है। तुम्हारे जियोंग को उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लोग यहाँ पर आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने किसी का मर्डर किया और कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जियोंग उसे कहता है कि हाँ सुबह मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी। तो इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि लाइफ तो बहुत ज्यादा अनफेयर है, हम दोनों का चेहरा सेम टू सेम है। मैं यहाँ पर मॉक फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जहाँ पर बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरी चेहरे के साथ एक गरीब जिंदगी गुजार रहे हो, कल सुबह तुम मर जाओगे। तो हमारा जियोंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। तो मॉक उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर जिंदगी में दूसरा मौका चाहिए? तो ये बात सुनने के बाद जियोंग हैरान होता है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अगर एक मौका दूं मॉक फैमिली का थर्ड यंग मास्टर बनने का, मेरी जगह के ऊपर कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरा हमशक्ल बनना होगा, तो क्या तुम ये करोगे? क्योंकि इससे तुम्हें यहाँ पर मौका मिलेगा मॉक फैमिली में जाने का और वहां पर जाकर मेरी जिंदगी गुजारने का, जिससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। तुम हमारे मेंशन में जाकर बहुत ही अच्छा खाना खा सकते हो, लड़कियों के साथ मजे कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए होगा वहां पर तुम्हें मिलेगा। अपनी लाइफ टाइम में तुमने जो कुछ भी एंजॉय नहीं किया होगा वो सब कुछ तुम वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर करने को तैयार हो? एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी रकम दूंगा, जिसके बाद तुम सेटल हो सकते हो, तुम किसी बड़े शहर में जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसके सामने एक पिल करता है और कहता है कि तुम्हें इसे खाना होगा। तो वो कहता है क्या ये पॉइजन है? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये पॉइजनस पिल है, हम तुम्हारे पर ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए होगी। और इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि तुम्हें इस पिल को खाना होगा, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगा, तुम आजाद हो जाओगे। अब जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तो जोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं। साथ ही वो कहता है कि ग्रैंडपा क्या मैं यहाँ पर सेकंड चांस को ले लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी आपका बदला लेना है, मुझे उस कातिल को ढूंढना है जिसने आपके साथ सब कुछ किया। और इसी के साथ वो पिल खा लेता है। तो उस पिल के खाने के बाद यंग मास्टर मॉक कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस पिल को खा लिया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें वो दूसरा मौका मिल गया है, तुम्हें बहुत सा बधाई हो। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग उसे कहता है कि अब क्या मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर करना क्या होगा। यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ आना, आप चुपचाप यहाँ पर हमारे साथ आना होगा। फिर साथ ही वो गार्ड कैम से कहता है कि गार्ड कैम मैं चाहता हूँ कि तुम इसके प्रेशर पॉइंट्स को अनसील करो और साथ ही इसकी कफ्स को भी हटा दो। तो वो कहता है जी यंग मास्टर मैं अभी करता हूँ। इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर जाकर फिर से उसके मेडियन पॉइंट्स को टच करता है, जिससे उसकी प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो अनसील हो जाते हैं और साथ ही उसकी बेड़ियां भी खोल दी जाती हैं, उसके हाथ भी वहां पर आजाद हो चुके होते हैं। तो हमारा जो जियोन होता है वो कहता है कि यहाँ पर मेरे खुले हुए हाथ महसूस करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गार्ड कैम कहता है मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे रहना, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई गार्ड वगैरह या फिर कोई जेल का ऑफिसर बाहर तो नहीं है। और इसी के साथ ही वो दोनों इसके पीछे ही होते हैं। तो मॉक उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। और इसी के साथ यंग मास्टर मॉक आगे आगे चलना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वो जेल के बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर की तरफ घूमकर देखता है कि वहां पर कोई है तो नहीं है। और साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि यंग मास्टर चलो जल्दी से आ जाएं, बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन पीछे मुड़कर जो वो सीन देखता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर हमारे जियोन ने उसके यंग मास्टर की गर्दन मोड़ दी होती है। उसने उसके यंग मास्टर की गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उसको मार दिया होता है। तो ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि जियोन वहां पर हंस रहा होता है। जियोन उसे कहता है गार्ड कैम अब तुम क्या करोगे, फेक वाला तो मर गया, अब तो मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहीं पर से एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं कि आखिर हमारा जियोन इस सिचुएशन में आया कैसे, उसे यहाँ डेथ पेनल्टी क्यों दी गई। तो जब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की मौत हुई थी तो उसके ग्रैंडपा के मरने के बाद वो सायद उठाकर भागता हुआ सीधा शहर के अंदर आकर घुस जाता है। उसे जो भी वहां पर दिखाई देता है उसे मारता जाता है, क्योंकि उसका इनर सेल्फ उसके ऊपर हावी हो जाता है। और वहां पर जितने लोग उसे दिखाई देते हैं, चाहे वो निर्दोष ही क्यों ना हो, वो सभी के गले काट रहा होता है, उन सभी को मार रहा होता है और उसे वहां पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जबकि सभी लोग वहां पर डर कर भाग रहे होते हैं। सभी लोग वहां पर क्योंकि उसके हाथ में साइट होता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, चाहे बच्चा या बड़ा
खड़ा वो सभी को मार रहा होता है, तो वो सभी लोग उसे किलिंग साइड डीमन के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि कभी अपने इनर डीमन को सामने मत आने देना, लेकिन आखिर मेरा इनर डीमन है क्या? क्या ग्रैंडपा मुझे ये करने से रोक रहे थे? ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। मुझे यहाँ पर इतना मजा जिंदगी में पहले कभी नहीं आया जितना मजा मुझे आज यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरह वहां पर एक एक करते उसने लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं, निर्दोष लोगों को वो मार रहा होता है। उसे यहाँ पर बस शक होता है कि इनमें से कोई उसको ग्रैंडपा को मार सकता है, तो वो सभी को मार रहा होता है कि किसी ने एक ने इनमें से ग्रैंडपा को मारा होगा। जियोन वहां पर सभी लोगों को मार मार कर उनके ढेर लगा रहा होता है और साथ ही उनके गले काट रहा होता है और कहता है कि इन सभी लोगों को मार मार कर मेरे चेहरे के ऊपर स्माइल क्यों आ रही है? क्या मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि ये मेरी ट्रू नेचर है? मेरे ग्रैंडपा हमेशा मुझे कहते थे अपनी ट्रू नेचर को छुपा कर रखना, लेकिन आज से पहले मैं कभी इस तरह से स्माइल नहीं किया। साथ ही साथ उसे वहां पर अपने ग्रैंडपा की बातें भी याद आ रही होती हैं, तो वो एक बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा ये करने से रोक देते, तो कहीं मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। फिर साथ ही वो कहता है छोड़ो इस बात को, फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इनको मारते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन जैसे वो उस बंदे को मारने लगता है उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है, तो वहां पर एक मार्शल आर्टिस्ट उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। दीवार के साथ टकराने के साथ ही जब वो उठकर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा होता है। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि बड़ी कमाल की बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। हालांकि मेरी किक खाने के बाद अच्छे अच्छे जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो हमारा जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना, इसे देख कर लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो मास्टर जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि लड़के, लगता नहीं है कि तुमने अभी तक यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखा होगा, लगता नहीं है तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के कोई स्किल है। और वो बड़ी तेजी के साथ एक स्पेशल शैडो स्किल को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता है। तो हमारा जियोन इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या, ये वहां पर खड़ा था मेरे सामने कैसे आ गया? क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। और वो मास्टर जो होता है उसे गले से पकड़ लेता है, उसे ऊपर उठाता है और उसे कहता है अब तुम्हारे यहाँ पर जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में बिना मार्शल आर्ट्स के टैलेंट के यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान ले ली, तो कल को बड़े होकर तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो। और ऊपर से तुम यहाँ पर हमारा पीछा भी कर रहे थे। तो हमारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि कहीं यही वो लोग तो नहीं है जो मेरे ग्रैंडपा को मार कर आए हैं और इसी वजह से ये कह रहा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो जैसे वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने, इसी के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी तलवार जियोन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तलवार हमारे जियोन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस बेचारे के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर उसे कहता है कि एक बच्चा जिसने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट अटैक को भी ब्लॉक कर लिया, यानी मेरी किक को फेस कर लिया बिना मार्शल आर्ट्स के, तो तुम्हारा मर जाना ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर अभी इसी जगह के पर मारने वाला हूं। और फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो वो 2 बार अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने के लिए नहीं आना चाहिए था। इन सभी लोगों को मारकर तुमने अपने लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर लिया। अगर तुम यहाँ पर चुपचाप एक आम जिंदगी गुजारते, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते, तो तुम्हारा लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लंबा हो सकता था। वहां पर हमारे जियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 2 बार तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस दिया, तो वो सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था और मैं अपना बदला ले सकता था, लेकिन उस कमीने के पास मार्शल आर्ट्स थी जिसकी वजह से मैं बदला नहीं ले पाया। तो क्या मैं वहां पर मरने वाला था? नहीं, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। किसी की जगह के ऊपर यंग मास्टर बनकर अपनी जिंदगी क्यों गुजारूंगा जबकि मैं खुद यंग मास्टर बन सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे किसी की जगह के ऊपर लेकर जाना चाहते हो, क्यों? इस वजह से क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे उसकी जगह के ऊपर रखना चाहते थे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर खतरा झेलना है तो फिर मैं खुद यहाँ पर खतरा क्यों ना झेलूं, खुद इसकी जगह के ऊपर क्यों ना बन जाऊं। और इसी के साथ ही गार्ड कैमू से कहता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी सकता हूँ अगर तुम थर्ड यंग मास्टर को मारोगे। तो हमारा जियोन उसे कहता है अगर तुमने मुझे मारना होता तो अभी तक मुझे मार दिया होता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस कमीने के साथ कोई लगाव था ही नहीं, तुम तो बस यहाँ पर उसका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी किसी अपने मकसद के लिए। इसी के साथ ही गार्ड कैम वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसका हाथ पकड़ते और गर्दन से पकड़कर उसे उठाकर वहीं पर धोबी पछाड़ के साथ ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं। और गार्ड कैंग उसे वहां पर नीचे गिराने के बाद उसे उल्टा करके उसकी गर्दन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उसे नीचे दबा रहे होते हैं और साथ ही अपना नाइफ निकालकर उसे कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगा? जबकि वो उसे कहता है गार्ड कैम क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये जरूरी है? तुम्हारा थर्ड यंग मास्टर तो मर चुका है, तो तुम तो यहाँ पर मेरे साथ भी काम चला सकते हो ना। तुम्हारा जो काम था वो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में डिसाइड कर ले। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी इस पॉइजनस पिल को खा चुका हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे हर एक ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता हूँ। एक थर्ड यंग मास्टर बनने के बाद मैं तुम्हारा परफेक्ट पपेट बन सकता हूँ। तुम जो भी मुझे करने का कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं है और मेरे पास भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त मैं यहाँ पर उस मैनर के अंदर तुम्हारा यंग मास्टर एक बहुत ही अच्छा डॉग बन सकता हूँ। तुम जरा सोच कर देखो। गार्ड कैमू से कहता है तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं अपने मैनर मास्टर्स को धोखा दूं, मैं अपने थर्ड यंग मास्टर को धोखा दूं। पता भी है कि मैं थर्ड यंग मास्टर का साथ क्यों दे रहा था और
यहाँ पर से उसका डबल गैंगर लेने के लिए क्यों आया था। तुम्हारा जियोन जो होता है आगे से खामोश होता है, लेकिन वहाँ पर अपनी डेविलिश स्माइल दे रहा होता है। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे तो नहीं मानने वाले, यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है और वहाँ पर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। तो ऐसा लगता है जैसे उसने वहाँ पर जियोन को मार दिया, लेकिन असल में वो उसे मारेगा नहीं क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है तो आज के बाद से तुम हमारी फैमिली के मॉक फैमिली के ग्योंग वून हो, यानी थर्ड यंग मास्टर ग्योंग वून हो। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक कातिल हो, तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी गई थी और मैं तुम्हें जेल से उठाकर लाया हूँ। जियोन जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। और उसे यहाँ पर दूसरा मौका मिल गया है और उसे वहाँ पर लेने के बाद मॉक स्वॉर्ड मैनर में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसे वहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के कपड़े देता है और कहता है फिलहाल के लिए तुम्हें इसी रूम के अंदर ही रहना होगा, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे और ना ही जहाँ पर हमारी मॉक फैमिली के किसी भी दूसरे मेंबर से मिलोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर किसी दूसरे बंदे से मिलो, फिलहाल के लिए तुम्हें यहीं पर इसी रूम के अंदर ही रहना है। अगर तुम एक पपेट हो तो फिर एक पपेट बनकर ही रहो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ वैसे मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है हाँ ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा। गार्ड कैम उसे कहता है मैं फिर से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर किसी बाहर के गार्ड ने तुम्हें देख लिया या किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देने वाला और तुम यहाँ पर उस पॉइजन से ही मर जाओगे। और साथ ही गार्ड कैम आके बढ़ता है गुस्से के साथ उसे कहता है मेरी बात को याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया या फिर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं यहाँ पर आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से पिल निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये पिल एक न्यूट्रलाइजर है, तुम्हें हर 24 घंटे के बाद इस पिल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पिल की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हर 24 घंटे के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें पिल देने के लिए आऊंगा। इसके साथ ही गार्ड कैम उसे पिल देकर चला जाता है, जबकि जॉन बैल्कनी में बैठा होता है, वो पिल खा रहा था। साथ ही कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं मरने वाला था लेकिन मैं जिंदा बच गया। उस कल्टीवेटर ने 2 बार मेरी बॉडी के अंदर तलवार मारी थी लेकिन उसके बाद में बच गया। अब जबकि मुझे यहाँ पर दूसरी लाइफ मिली है तो क्या मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करूँ, मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए क्योंकि मुझे बदला भी तो लेना है। फिर साथ ही वो साइड की तरफ देखता है, कहता है कि इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के अंदर हूँ जिसे स्वॉर्ड फैमिली कहते हैं, मॉक द स्वॉर्ड फैमिली, जो कि एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली है। अगर मैं यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो फिर मैं बदला ले पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि वो कमीना जिसने मुझे भी मारने की कोशिश की उस कमीने को मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन की गहराई में कहीं ना चला गया हो, मैं वहां पर से जाकर उसे निकालूंगा और बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे उसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। मैं उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन जो होता है टेबल के ऊपर बैठा खाना खा रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जिंदा बच गया, मुझे दूसरा मौका मिल गया और मैं मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकता। अगर मैं फैमिली के मेन हॉल में जाऊंगा तभी तो मुझे जाकर कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि मैं इस फैमिली का थर्ड यंग मास्टर हूँ। लेकिन दरवाजे के बाहर गार्ड कैम एक गार्ड को खड़ा करके गया है, उसने यहाँ पर स्पेशल एक गार्ड को मेरे पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। कि बाहर खड़ा वो गार्ड जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये ड्यूटी क्यों दी गई है। उस गार्ड का नाम गो चैन होता है जो कि गार्ड कैम का अपना ही डिसाइपल होता है। यहाँ पर गो चैन जो होता है अपने पास का सीन दिखाता है जहाँ पर गार्ड कैम उसके पास आता है और उसे आकर बताता है कि ये सब कुछ हो गया। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, क्या उस लड़के ने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर मॉक को मार दिया और उसके बाद तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गए हो, इस तरह तुम्हारा प्लान यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो वो उसका मुंह बंद करवाता और कहता है कि ऊंची आवाज में बात मत करो, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे यहाँ पर यही लड़के को वापस लेकर आना पड़ा क्योंकि रियल वाला तो मर चुका है। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम इस लड़के के ऊपर नजर रखो, जब तक ये लड़का यहाँ पर है इसके ऊपर नजर रखना और ये लड़का इस रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक नया प्लान बना लूंगा, उसके बाद हम इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देंगे। गार्ड कैम कहता है कि यहाँ पर इकलौता यंग मास्टर नहीं है, मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरे यंग मास्टर का साथ चाहिए होगा, हम किसी दूसरे यंग मास्टर के साथ हो लेंगे। कोचन उसे कहता है लेकिन मास्टर तुमने कहा कि तुमने इसे पॉइजन दिया, अगर तुमने इसे पॉइजन दिया और ये यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की जगह पर है तो फिर तो हमारे लिए बिल्कुल एक अच्छा पपेट है और हमारे ऑर्डर्स को भी फॉलो करेगा, इसे एंटीडोट चाहिए होगा। तो गार्ड कैम उसे कहता है नहीं, इस लड़के की नेचर में झुकना बिल्कुल भी नहीं है, ये पुष्पा की तरह है, झुकेगा नहीं, इसी वजह से हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने इसे देख लिया है, ये लड़का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर ये लड़का वहाँ पर मेरी मौजूदगी में थर्ड यंग मास्टर को मार सकता है तो फिर सोचो जरा, अगर इसे यहाँ पर इस फैमिली का थर्ड यंग मास्टर बना दिया जाता है तो फिर ये यहाँ पर किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इस लड़के को यहाँ पर हमने यूज किया तो फिर हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी जाकर किसी दूसरे यंग मास्टर के साथ साइड होने की कोशिश करता हूँ और तुम्हें इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी। और इसी के साथ ही गोचान जो होता है वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है पता नहीं मास्टर को यहाँ पर इस लड़के से इतना डर क्यों लग रहा है, ये लड़का इतना खतरनाक और डेंजरस कैसे हो सकता है, जबकि इस लड़के ने ना तो अभी तक मार्शल आर्ट्स को सीखा और ना ही इस लड़के के पास यहाँ पर इतनी पावर है कि वो हमारे खिलाफ जा सके क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि हमारा जियोंग
जियोंग वहाँ पर बैठा बैठा अपना दिमाग यूज कर रहा था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर गार्ड कैम ने मुझे इस रूम के अंदर लाकर बंद क्यों कर दिया। उसने मुझे अपना प्लान भी नहीं बताया कि आखिर वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का डबल गैंगर क्यों चाहते थे। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर वहाँ पर सोचने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। गार्ड कैम यहाँ पर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर उन्हें एक बंदा चाहिए था। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उस बंदे को मरवा देंगे और उसके बाद असली वाले को यहाँ पर यंग मास्टर बना दिया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई फैमिली स्ट्रगल चल रही हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारा जियोंग जो होता है फाइनली वहाँ पर एक डिसीजन के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर मुझसे खतरा महसूस हो रहा है, वो यहाँ पर से मुझे निकालना चाहते हैं और वो यहाँ पर किसी दूसरे की साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर भी तो होंगे। इसके साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि गोचान को वहाँ पर रात के वक्त नींद आ रही होती है। तो हमारा जो जियोन होता है वो इस वक्त दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो वो उसे कहता है लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? तो वो कहता है नहीं मुझे बाथरूम नहीं जाना, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, इसी वजह से मैं बाहर आया और साथ ही मुझे तुमसे एक सवाल भी पूछना है। तुम यहाँ पर मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों बाहर चलते हैं और जाकर बातें करते हैं। जबकि इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से वापस अंदर चले जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम वापस अंदर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो जियोन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम गोचाना है ना, तुम्हारा नाम गोचानी है, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मैं भी गार्ड कैम को इस बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन गोचान उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे पीछे दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुम्हें कहां से उठाकर लाए हैं, इसलिए चुपचाप वापस से अंदर चले जाओ। जबकि हमारा जियोन जो होता है अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है और साथ उसका बाजू पकड़ता है। सेम उसी टेक्निक को यूज करता है जिस टेक्निक को मास्टर कैम ने उसके ऊपर यूज किया था। वो उसके साथ धोबी पिछाड़ उठाकर उसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है और साथ ही उसकी कमर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसकी कमर के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ठीक से प्रेशर पॉइंट्स को दबा नहीं पाता। तो इस बात से गार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये लड़का मेरे प्रेशर पॉइंट्स को दबाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा जियोन ऊपर बैठा सोच रहा होता है कि ये क्या, ये मूव कैसे कर रहा है। मुझे लगता था मैंने यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही कॉपी किया जैसे गार्ड कैम ने मुझे वहां पर प्रेशर पॉइंट्स को सील किया था, मैंने वहीं पर हिट किया था, लगता है मैंने गलत हिट किया है। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर प्रेशर पॉइंट्स को दबाना शुरू कर देता है। वो बार बार वहां पर अपनी उंगली दंसा रहा होता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर ठीक से तो कर रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पर सील क्यों नहीं हो रहा। तब के गोचान को यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक साइको के साथ उसका पाला पड़ चुका है। वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ गार्ड कैम को एक बार इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा और इसने यहाँ पर दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को कॉपी कर लिया। मास्टर कैम ने मुझसे बिल्कुल ठीक ही कहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, शायद तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है और तुम्हें हमारे एंटीडोट की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर उस पॉइजन का एंटीडोट नहीं मिलेगा तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो, क्योंकि उसको हर 24 घंटे के बाद न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है। वो पॉइजन का एंटीडोट अगर हम तुम्हें नहीं देंगे तो तुम यहाँ पर पूरी बॉडी से तुम्हारा ब्लड निकलेगा और फिर तुम मर जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा गोचान जो होता है उसका मुंह पकड़ता है और उसका मुंह बंद करवाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कौन से पॉइजन की बात कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट लगाता है और अपना ब्लड निकालकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना तो भूल ही गया था कि मैं बचपन से यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के अंदर रहा हूँ, जिसकी वजह से पॉइजन का ज्यादातर मेरे पर असर नहीं होता। लेकिन तुम्हारा पॉइजन अभी मेरी बॉडी के अंदर है जो कि मेरे ब्लड में है और अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर भी मेरा ब्लड है। और जैसे वो उसके मुंह के अंदर ब्लड ड्रॉप डालता है, इसी के साथ ही गोचान वहां पर अपना गला पकड़कर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया कमीने मॉन्स्टर कहीं के, ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी इन एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा ताकि मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकूं। इस कमीने ने यहाँ पर अपना पॉइजनस ब्लड मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है। हमारा जियोंग उसे कहता है कि मैं बचपन से अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन के ऊपर रहा हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों को देखते पहचान लेता हूँ, उनको मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद भी मैं सेंस कर सकता हूँ। तुम्हारा वो पॉइजन जो था उसके बारे में मुझे पता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियों से बना हुआ था और वो उसका जो पॉइजन है वो मेरी बॉडी के ऊपर काम नहीं करता और मुझे यहाँ पर तुम्हारे न्यूट्रलाइजर की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ब्लड जो है ये बहुत ज्यादा खास है और इसके अंदर जो पॉइजन है उसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अब चुपचाप यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दो। मैं यहाँ पर तुमसे मॉक स्वर्ड फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे एक स्टैंड इन लेकर क्यों आए थे। अगर तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो फिर मेरे इस पॉइजनस ब्लड की वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। तो गोचान बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे यहाँ पर उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उसे सारी की सारी बात बता देता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो मॉक स्वर्ड मैनर हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर मेन हॉल होता है और मॉक फैमिली के जो फादर होते हैं, इनके जो पैट्रियार्च होते हैं वो बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं। उन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जो कि स्ट्रेंज भी होती है, एक खास किस्म की बीमारी होती है जो कि हील नहीं हो पा रही होती। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि हम लोग अभी भी जहाँ पर इनकी
की मिस्टीरियस इलनेस का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी सारी नॉलेज और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज कर चुका हूँ, सारी जड़ी बूटियों को यूज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इनकी इस बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है, ये कौन सी किस किस्म की बीमारी है। और साथ ही डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मैनर मास्टर को यहाँ पर इस हालात में अपने लिए एक सक्सेसर चूज करके जाना चाहिए था। इनके 4 बेटे हैं और 4 बेटे इनके मरने से पहले यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे और जैसे यहाँ पर मैनर मास्टर मर जाएंगे वो चारों आपस में यहाँ पर फाइट करना शुरू करेंगे और चारों जो है एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके बाद एक ही यहाँ पर सक्सेसर बन पाएगा। लेकिन तब तक यहाँ पर फैमिली के बहुत सारे लोग इस सारी सत्ता को हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे को मरवा देंगे। यानी कि हमारी इस मॉक फैमिली के अंदर बहुत कुछ बुरा होने वाला है, काफी सारे लोग मरने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैनर मास्टर मर जाते हैं तो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पर इसका जो पहला बेटा है उसकी माँ जो है, जो कि इसकी पहली बीवी है, वो एक बहुत ही कमीनी और घटिया औरत है जो कि यहाँ पर मैनर मास्टर को बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाए। और इसी के साथ उसकी पहली बेटी सियोक जो होती है वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद कहती है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड की क्या हालत है। तो डॉक्टर जो होता है उसके सामने सर झुकाता है और उसे वहाँ पर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सियोक उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड की क्या हालत है, क्या कोई बेहतरी दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मेरी मेडिसिन इनके पर काम नहीं कर रही और मैं यहाँ पर इनको ठीक नहीं कर पा रहा। तो लेडी सियोक उसे कहती है, तो ये तो मुझे एक्सपेक्ट था ही, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने लिए एक शामन को लेकर आई हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर किसी ईवल ने पोजेस कर लिया है, किसी ईवल स्पिरिट ने, इसी वजह से मैं अपने साथ एक शामन को लेकर आई हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लेडी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शामन वगैरह कुछ नहीं होते और इस तरह की ईवल स्पिरिट्स कुछ भी नहीं होती, आप यहाँ पर फजूल में टाइम वेस्ट कर रही हैं, मेडिसिन के जरिए से इनको ठीक किया जा सकता है। तो लेडी सियोक उसे कहती है, तो फिर इसको ठीक करो ना, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूँ और मेरा हस्बैंड यहाँ पर चुपचाप मर जाए। तो डॉक्टर आगे से खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही लेडी सियोक कहती है कि मैं इस बुड्ढे खुसड़ की और बातें नहीं सुनना चाहती, डॉक्टर को उठाओ और जाकर बाहर फेंकाओ। मेरे हस्बैंड इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, कोई इनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें एक शामन की ही जरूरत है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जो भी ईवल स्पिरिट होगी उसको बाहर निकाल देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर बेचारे को धक्के देकर वहां पर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद लेडी सियोक कहती है कि शामन को जल्दी से अंदर बुलाया जाए। शामन जहां पर आएगा मेन हॉल के अंदर आकर इनके ऊपर अपने स्पेशल चार्म्स को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद इसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। और साथ ही वो कहती है कि मेन हॉल में कोई भी नहीं होना चाहिए, सभी को यहाँ पर से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि गोचान जो होता है वो हमारे जियोंग को सारी की सारी स्टोरी सुना देता है, उसको सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर मॉक फैमिली क्या कुछ चल रहा है। तो वो कहता है तो अब मुझे समझ आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है तो चलो फिर ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गोचान कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है मैं और कहाँ पर जाऊंगा, मैं सीधा मेन हॉल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकूं। हमारा जियोंग जो होता है वो रूम से बाहर निकल आता है और इसी के साथ ही गोचान भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे ही होता है। तो हमारा जियोंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो मास्टर कैम है, मास्टर कैम ने यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश की है, यानी कि वो थर्ड यंग मास्टर का साथ दे रहा था, उसका हम शक्ल ढूंढकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है और सेकंड यंग मास्टर उन दोनों को एक ही जगह के ऊपर बुलाया जाए जहाँ पर एक फाइट शुरू हो जाए और वो दोनों जो है उनमें से सेकंड यंग मास्टर मुझे मार डालेगा और सेकंड यंग मास्टर के मुझे मारने के बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और फर्स्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर को मार डालेगा, या फिर सेकंड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर को मार डालेगा और उसके बाद वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान तुम लोगों ने सॉर्ट आउट किया हुआ था कि जहाँ पर तीनों यंग मास्टर जो है वो आपस में फाइट करके मर जाएंगे और उसके बाद असली का जो थर्ड यंग मास्टर होगा जो कि मेरी जगह के ऊपर है, यानी कि वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और असली के यंग मास्टर के वापस आने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर जो है वो एक नाजायज माँ की औलाद है, इसी वजह से उसे यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का हक नहीं है और इसी वजह से ये जो फाइट स्ट्रगल है ये तीन यंग मास्टर्स के दरमियान में ही होने वाली है और थर्ड यंग मास्टर के वापस आने के बाद तुम लोग जो हो उसे डायरेक्टली यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर से पैट्रियार्च बना दोगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस सारे के सारे प्लान के अंदर मेरे लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मुझे यहाँ पर आकर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर मरना था ताकि यहाँ पर एक फाइटिंग को ट्रिगर किया जा सके। लेकिन मास्टर कैम बेचारे को क्या पता था कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा होने वाला है। मैंने यहाँ पर उनके एक मोहरे को रास्ते से हटा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मैं हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाकी के तीनों को हटा दूं और उसके बाद मैं ही यहाँ का पैट्रियार्च बन जाऊं। तो गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर मैनर मास्टर से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा। मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना मैनर मास्टर के जिंदा रहने और मरने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो मरेंगे तो यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो जिंदा रहेंगे तो फाइटिंग रुक जाएगी, इसी वजह से मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने आपको चलते फिरते देख लिया और गार्ड कैंप को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उससे पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखो, क्योंकि मुझे पता है कि गार्ड गोचैन
मैन, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ पर इस बात को से सीक्रेट रखोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में लेडी सियोक को दिखाता है कि लेडी सियोक ने जिस शामन को बुलाया होता है वो शामन वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद कहता है तो क्या मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकता हूँ, क्या मैं उनके ऊपर जाकर अपने चार्म्स को परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो से कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम वहाँ पर जा सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे मिराकल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे बीमारों को ठीक कर चुके हो, मेरे हस्बैंड को भी एक बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी हो गई है, तो क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उसको ठीक कर दूंगा। अगर यहाँ पर उसकी हालत ज्यादा खराब ना हुई, अगर कोई ज्यादा पावरफुल इवल स्पिरिट नहीं हुई, तो मैं उसको यहाँ पर से एक्सोक्राइज कर दूंगा और आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर मेन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई एक जिंदा इंसान नहीं होना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर से दूर होने चाहिए, क्या आपने ये सब कुछ कर दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने सब कुछ कर दिया है, जो भी लोग थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, जहाँ तक कि उनका पर्सनल गार्ड भी वहाँ पर नहीं है। तो शामन उसे कहता है कि मैडम आपको भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तो मैडम सियोक उसे कहती है कि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन हमारे वादे को मत भूलना, तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से दो चीजें मुझे निकाल कर देनी होंगी, एक मास्टर की सील और दूसरा सीक्रेट मैनुअल। वहाँ पर जैसे तैसे करके मुझे पता करके दो कि उसने ये दोनों चीजें कहाँ पर छुपा कर रखी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड जिंदा रहता है या मरता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है जैसे कैसे करके तुम्हें उससे ये दोनों राज उगलवाने होंगे। और शामन से कहता है जी मैडम मैं यहाँ पर आपका काम पूरा करूंगी। और मैडम वहाँ पर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मैनर को खाली करो, कोई भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। सभी लोग वहाँ पर से बाहर आ जाते हैं। मेन मैनर से बाहर आते हुए लेडी सियोक जो होती है वहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर की तरफ देखती है, जो कि अपने पैलेस के बाहर वहाँ पर ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो उसकी तरफ देखती है, उसे देखती वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक जैशा का बेटा होता है, यानी कि वो एक वैश्या का बेटा होता है जिसके साथ उसने नाजायज संबंध रखे हुए थे और वहाँ पर से उसका एक बेटा हो गया था। तो उसे देखती वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जब इस लड़के को देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस फैमिली का पैट्रियार्च बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को है, किसी वैश्या के बेटे को मैं यहाँ पर पैट्रियार्च बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी, चाहे वो मार्शल आर्ट्स में मेरे बेटे से कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ऐसी लेडी सियोक अपने लोगों को लेकर वहाँ पर से दीवार के पीछे साइड के ऊपर चली जाती है। इसी से साथ ही साइड के ऊपर से हमारा जियोंग निकल कर आ जाता है। तो जियोंग चलते चलते आगे बढ़ता है, साथ ही वो कहता है लगता है कोई यहाँ पर है। वो साइड के ऊपर वहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर की तरफ देखता है। तो गो चान उसे कहता है कि ये हमारा फोर्थ जंग मास्टर है जो कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो हमारा जियोन उसे कहता है अच्छा इसका मतलब यह है कि यही वो लड़का है जिसका नाम मार्क यू चुन है। और साथ ही वो उसकी तरफ देखता है और साथ ही उसने क्योंकि उसका मैनुअल पढ़ा होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस बाकी के दोनों यंग मास्टर से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक नाजायज बेटा है, इसी वजह से ये सारा का सारा टाइम मार्शल आर्ट्स को सीखने में ही लगा देता है। लेकिन क्योंकि नाजायज बेटा है इसी वजह से इसे फैमिली में ज्यादा रेपुटेशन और ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। लेकिन इसके फादर जो है इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसके फादर इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि ये बाकी दोनों से ज्यादा बेहतर है इसी वजह से। हमारा जियोन जो होता है वो गोचान से कहता है कि क्या ये वाकई में मार्शल आर्ट सीख रहा है, क्या इस तरह खड़े रहने से मार्शल आर्ट्स आ जाती है। तो गोचान उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी थाइस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसे हॉर्स स्टैंस कहते हैं। हॉर्स स्टैंस में हम लोग यहाँ पर घंटों तक इस तरह खड़े रहते हैं जिससे हमारे नीचे के मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो हमें नीचे की बॉडी को मजबूत करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि गोचान मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड कैंप को मार सकता हूँ। सुनते ही गोचान बेचारे को एक झटका लगता है। तो साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे सवाल पूछा, मैंने तुमसे पूछा कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड कैंप को मार सकता हूँ, क्या मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तो गोचान जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि जी यहाँ पर अचानक से क्या सवाल करने लगा है, क्या ये यहाँ पर वाकई में गार्ड कैंप को मारना चाहता है। इसे इस बारे में पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ पर अपना प्लान चेंज करने वाले और हम लोग किसी और यंग मास्टर का साथ देकर इसको फिर भी मरवाने वाले हैं ताकि हम इसे रास्ते से हटा दें। लेकिन मुझे यहाँ पर इसके सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पर अभी मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट करते हो तो तुम फर्स्ट लेवल के ऊपर रहोगे और उसके बाद मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसमें हमें ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। अपनी इंटरनल एनर्जी को जब तक तुम गैदर करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम मार्शल आर्ट्स के स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास्टर कैम जो है इस वक्त तुमसे 30 साल ज्यादा उनके पास मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस और 30 साल ज्यादा तुम्हारे उनके पास इंटरनल एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि उनके पास 30 साल ज्यादा मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस है। अगर तुम मार्शल आर्ट्स सीख भी लेते हो तब भी तुम उन्हें मार्शल आर्ट्स में नहीं हरा सकते, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर लेवल और उनका कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए तो तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। अगर तुम यहाँ पर 10-12 साल तक कल्टीवेट करते हो तो हो सकता है कि तुम उनसे फाइट करने लायक हो जाओ। तो साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये लड़का चाहे सारी जिंदगी भी यहाँ पर कल्टीवेट क्यों ना करे, मार्शल आर्ट्स क्यों ना सीखे, ये कभी भी गार्ड कैंप को नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी और मार्शल आर्ट्स के अंदर लेवल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं एक खास लेवल पर पहुंच
पहुंच जाता हूं तब मैं जहां पर अपने से अपर लेवल के इंसान को बड़ी आसानी से हरा पाऊंगा या सेम लेवल के बंदे को हरा पाऊंगा। कि गोचान जो होता है वहां पर पीछे खड़ा हंस रहा होता है और साथ ही अंदर के अंदर सोच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए खास उम्र होती है जहां पर हमें अपनी बचपन से ही इसको स्टार्ट करना पड़ता है। 9-10 साल की उम्र में हम लोग अगर जहां पर अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं तभी हम लोग जहां पर मार्शल आर्ट्स में अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब यह लड़का जिस उम्र में पहुंच चुका है ये कभी भी जहां पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा और ना ही इनर की को एक्टिवेट कर पाएगा। तो हमारा जियोन जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसकी आंखों के पास जाकर अपने गूंठे रखता है और कहता है, मुझे जहां पर तुम्हारी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा सिनिस्टर सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि तुम जहां पर मुझे सारी बातें नहीं बता रहे। अगर मैं अपना गूंठा तुम्हारी आंखों के अंदर देकर तुम्हारी आंखों को पॉक कर दूं तो फिर बताओ कि तुम्हें कितना मजा आएगा। और साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि अब जहां पर मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखने वाला हूं, अगर तुम जहां पर मेरे साथी बन जाते हो और मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में और कुछ बताते हो तो फिर तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें जहां पर जिंदा रहने का एक मौका मिलेगा। तो इसी के साथ ही गोचान जो होता है उसकी बात मान जाता है। तुम्हारा जियोन सोच रहा है कि गोचान जो है ये उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी गार्ड कैम जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसे अपनी साइड के ऊपर लाना ज्यादा आसान है, जबकि गार्ड कैम जो है वो मेरी साइड के ऊपर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वो एक बहुत ही काशियस इंसान है। तो गोचान जो होता है वो हमारे जियोन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ज्यादा देर के लिए यहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ पर से निकलना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन क्यों, मुझे यहाँ पर उसकी मार्शल आर्ट्स देखनी है। तो गोचान उसे कहता है क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर यानी कि आपसे पहले जो यंग मास्टर था उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो थर्ड यंग मास्टर कहता है क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो गोचान उसे बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने इस फोर्थ यंग मास्टर की माँ के बारे में कहा था कि वो एक बहुत ही घटिया औरत है जो कि दूसरे मर्दों के साथ सोती है, जिसकी वजह से इस फोर्थ यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो हमारा जियोन उसे कहता है क्या वाकई में जहाँ पर उसने ऐसा कहा था, अगर जहाँ पर किसी ने इसकी माँ को ऐसा कहा था उसके बाद भी जहाँ पर उस बंदे के दोनों हाथों और दोनों पांव सलामत है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा भोंदू और शरीफ इंसान है जो इसने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ ऐसा नहीं किया। हमारा जियोन वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, मुझे ये फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा पसंद आया, ये तो काफी ज्यादा अच्छा और नाइस इंसान है। इसके साथ ही जियोन जो होता है वो गोचान को अपने साथ लेकर वहाँ पर से आगे बढ़ जाता है। तो वो लोग मेन मैनर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर शामन पहले से अपनी पूरी तैयारी कर चुका होता है। तो शामन ने अंदर जाने के बाद वहाँ पर अपनी धागे बांध लिए होते हैं, धागे बांधकर वहाँ पर अपने तलिस्मन वगैरह निकाल लिए होते हैं और मैनन मास्टर की बॉडी उसके सामने पड़ी होती है जहाँ पर उसने उनकी बॉडी के साथ भी धागे बांध रखे होते हैं। मैनन मास्टर की बॉडी के ऊपर ऐसे लग रहा होता है जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, लेकिन असल में ये एक ईवल स्पिरिट का ही काम होता है। तो वो जो शामन होता है वो कहता है कि मुझे तो यही लगा था कि जहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन होगा क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के निशान पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉइजन नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही पावरफुल ईवल स्पिरिट ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो अंदर से इसकी बॉडी को खा रही है। लेकिन ये इतने सारे किलिंग इंटेंट को अभी तक बर्दाश्त कर रहा है और अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यह है कि ये रेजिस्ट कर रहा है और ईवल स्पिरिट को अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करने नहीं दे रहा। अगर वो उसकी कॉन्शियस माइंड के ऊपर कब्जा कर लेती है तो फिर वो यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। मुझे लगता है कि जहाँ पर मुझे इसे बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से ईवल स्पिरिट को निकालना होगा और साथ ही मुझे यहाँ पर मैडम के दिए हुए काम को भी पूरा करना है। फिर चाहे यहाँ पर ये जिंदा रहता है या मरता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ पर मास्टर की सील और साथ में उस सीक्रेट मैनुअल के बारे में जानना होगा कि मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक अपने रिचुअल को परफॉर्म करके इसकी बॉडी के अंदर जो ईवल स्पिरिट है उस ईवल स्पिरिट से मैं पूछ सकता हूँ, उससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ और मुझे यहाँ पर इस मास्टर की मेमोरीज के अंदर जानकर सब कुछ बता देगी। इसी के साथ ही वो अपने पास एक तलिस्मन पेपर निकालता है, तलिस्मन पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट करता है। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगा कि वो यहाँ पर क्या लिख रहा है क्योंकि आप कहीं का घर पे जाकर ये सब कुछ लिखकर कहीं ईवल स्पिरिट्स को बुलाना शुरू ना कर दें, इसी वजह से मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो शामन जो होता है वहां पर पेपर के ऊपर लिखने के बाद उस पेपर को हवा में उड़ाता है जो कि सीधा उड़ता हुआ जाकर मास्टर की बॉडी के ऊपर जहां पर वो निशान होता है नीले कलर का उसके ऊपर जाकर खुद ही चिपक जाता है और जैसे वो निशान वहां पर चिपकता है वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और इसी के साथ ही शामन जो होता है वहां पर अपना रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो उसका मेन मकसद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से यानी मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से ईवल स्पिरिट को बाहर निकालना है ताकि वो बाहर निकले और उसे यहाँ पर उसके सवालों के जवाब दे सके। लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ईवल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं निकलने वाली। और इसी के साथ ही वहां पर वो और भी ज्यादा स्पेशल मंत्र बोलना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो स्पेशल मंत्र बोल रहा होता है वैसे वैसे मास्टर की बॉडी के अंदर से वो ईवल स्पिरिट जो होती है वो चिल्ला रही होती है और इसी के साथ से महसूस होता है जैसे कोई बाहर है। तो वो कहता है कि ये कौन है, मैडम ने तो कहा था कि यहाँ पर इस पूरे एरिया को खाली करवाया गया है क्योंकि अगर इस एरिया को खाली ना करवाया गया और कोई जहाँ पर आ गया तो फिर मैं डिस्टर्ब हो गया, बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर यहाँ पर ये मेरे पर भी भारी पड़ सकता है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि जैसे वो पीछे की तरफ देख रहा था इसी के साथ ही उस मास्टर की बॉडी के अंदर ईवल स्पिरिट जो होती है और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है और वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और शामन बेचारा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जैसे वो दीवार के साथ टकराता है तो वहीं पर से हमारा जियोन और गार्ड
गोचान दोनों वहाँ पर से निकलकर अंदर आ जाते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गोचान भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि ये बुड्ढे घुसड़ गए कि तुम मैनर मास्टर की बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। कि हमारा जियोन कहता है तो अच्छा ये मैनर मास्टर है, और इसी के साथ ही हमारा जियोंग आगे जाकर उसको रिस्पेक्ट देता और कहता है फादर मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन असल में तो वहाँ पर बेचारा बेहोश पड़ा होता है और उसकी बॉडी के ऊपर तलिस्मन लगे होते हैं, साथ ही धागों के साथ उसकी बॉडी बंधी हुई होती है। तो जियोन कहता है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इसको ग्रीटिंग्स देने के लिए आया और तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो। इसी के साथ ही वो शामन जोता चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैडम स्योक से मैंने कहा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए और कोई यहाँ पर मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहा हूँ और इसकी बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लेडी स्योक ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था। तो गोचान उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर से मैं बाहर निकालने की। थर्ड यंग मास्टर है यानी कि इसका तीसरा बेटा है जो यहाँ पर जब चाहे आ सकता है। जबकि हमारा जियोन जो होता है अभी भी जाकर मैनर मास्टर की बॉडी के पास ही खड़ा होता है। तो वो जो शामन होता है वो गार्ड गोचान को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट निकालने की, क्या तुम यहाँ पर सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहते हो, तुम्हें अभी यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावरफुल इवल स्पिरिट्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद गोचान कहता है क्या इनकी बॉडी को किसी ने पोजेस किया हुआ है, और इसी के साथ ही शामन उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर से जाओ, तुम लोग यहाँ पर चीजों को खराब कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पर रुके रहे तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर की बॉडी वहाँ पर अपने आप हिलना शुरू हो जाती है, जबकि हमारा जियोन वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि जी यहाँ पर इनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो मास्टर जो होते हैं उनका मुंह वहाँ पर अपने आप खुल जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो कोई बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी लगती है, लेकिन ये कोई मिस्टीरियस बीमारी नहीं होती कि उसकी बॉडी के अंदर वाकई में एक इवल स्पिरिट होती है। तो जैसे वहाँ पर इवल स्पिरिट उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करती है तो उसके फादर की बॉडी अपने आप वहाँ पर हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो शामन कहता है कि ये क्या, लगता है कि इवल स्पिरिट ने मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, हम दोनों यहाँ पर लेट हो गए हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि प्लीज जल्दी करो जाकर इसको पकड़ कर रखो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर रस्सियां टूटे, अगर ये धागे टूट गए तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाता है, कहता है कि तुम दोनों को जाकर इसको पकड़ कर रखना होगा। और जियोन और गोचान दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके बाजू पकड़ लेते हैं। जब वो उसके बाजू पकड़ लेते हैं तो शामन इसी के साथ फिर से वहां पर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। वो अपने पास एक तलिस्मन बनाता है, उस तलिस्मन को मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर लगा देता है, उसके माथे के ऊपर चिपका देता है। तो गोचान ने वहां पर उसका बाजू बड़े कसकर पकड़ा होता है, लेकिन मैनर मास्टर वहां पर रेजिस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाजू को भी वहां पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो गोचान कहता है कि अबे बुड्ढे घुसड़ कहेंगे, जल्दी करो ना, यहाँ कहीं कि तुम चाहते हो कि ये हमारा बाजू तोड़ दे। तो शामन उनसे कहता है कि इनकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है वो इनको कंट्रोल कर रही है और इनकी मार्शल प्रोवेस तो पहले से बहुत ज्यादा थी। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर की बॉडी के ऊपर जो इवल स्पिरिट होती है वो वहां पर स्नेक टाइप में होती है, वहां पर जैसे पॉइजन आगे की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल एक सांप की तरह वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और मैंने मास्टर सॉरी शामन जो होता है वहां पर उनसे कहता है अगर ये इवल स्पिरिट ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा खा लिया तो फिर तुम्हें भी ये मिस्टीरियस बीमारी लग जाएगी। और इसी के साथ ही वो उनके बाजू के ऊपर से स्नेक की तरह आगे की तरफ बढ़ती है गोचान की तरफ। तो गोचान वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि बुड्ढे घुसड़ तू मुझे भी यहाँ पर मरवाना चाहता है, ये मेरी बॉडी के ऊपर जाने वाली है, ये मेरे बाजू के ऊपर चढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही वो बेचारा वहां पर अपना बाजू भी नहीं छुड़वा पा रहा था, क्योंकि मैनर मास्टर ने उसका बाजू पकड़ लिया होता है। तो साइड के ऊपर से हमारा जियोन निकलता है, अपना ब्लेड लेकर मैनर मास्टर का बाजू ही काट देता है। वो मैनर मास्टर का हाथ वहां पर काट देता है, जिससे मैनर मास्टर की पकड़ छूट जाती है। और ये देखने के बाद गोचान और साथ में शामन बेचारा दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या काट दिया, इसने तो मैनर मास्टर का हाथ ही काट दिया। तो जैसे वो उसका हाथ काटता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वो एनर्जी का सांप जो होता है वो वापस मैनर मास्टर की बॉडी के दूसरे हाथ की तरफ जा रहा था ताकि वहां से किसी और के ऊपर चिपक सके। तो हमारा जियोन वहीं पर से कहता है कि लगता है कि ये अभी तक यहाँ पर एक्टिव है। और इसी के साथ वो अपना ब्लेड घुमाता है और मैनर मास्टर का बाजू पहले उसने हाथ के आगे से काटा था, अब यहाँ पर वो उसके कंधे के पास से उसका पूरा बाजू ही काट देता है। तो जैसे ही वो उसका पूरा बाजू काट देता है तो ये देखने के बाद गोचान कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर ही क्यों आया, इस तरह तो ये मेरे मैनर मास्टर की पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देगा उस इवल स्पिरिट को इसकी बॉडी से निकालने के लिए। मैनर मास्टर की बाजू का कटा हुआ हिस्सा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। उसने पहले उसका हाथ काटा था और उसके बाद उसका बाजू कंधे के पास से काट दिया था। और इसी के साथ ही गोचान को दिखाता है कि वो उसके बाजू के ऊपर यानी कंधे के ऊपर पट्टी बांध रहा था। तय कहता है कि हमें इसकी ब्लीडिंग को रोकना होगा वरना ये यहीं पर मर जाएगा। और दूसरी तरफ शामन जो था अपना एक तलिस्मन जाकर उसके बाजू के ऊपर लगा देता और कहता है जी यहाँ पर क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से कुछ सीक्रेट्स निकलवाने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर आकर मैनर मास्टर का बाजू ही काट दिया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि अगर बाकी सभी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर शामनिज्म परफॉर्म करते हुए इसके दोनों बाजू काट दिए हैं और सभी मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं और मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा, वो भी मुफ्त में सिर्फ और सिर्फ 300 सिल्वर कॉइंस के लिए। जबकि हमारा जियोंग जो होता है अपनी तलवार उसके कंधे के ऊपर लाकर रख देता है। तो इस बात से शामन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि बेवकूफ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे कंधे पर तलवार क्यों रख रहे हो। जबकि
गोचान भी उसे कहता है कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन से चुप रहने का इशारा करता है और इसी के साथ ही वो शामन से कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे थे। क्या यही वो चीज थी जो कि इसकी बॉडी के अंदर से इसको मिस्टीरियसली बीमार कर रही थी। तो शामन उसे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, तुमने इसका एक बाजू तो काट दिया लेकिन वो बीमारी की जड़ अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। इसकी बॉडी के अंदर एक इवल स्पिरिट है जो कि अभी भी इसे बीमार किए हुए है। अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये यहाँ पर मर जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से उस इवल स्पिरिट को निकालना होगा, या फिर ये कह दो कि तुम भी यहाँ पर मैनर मास्टर को मरा हुआ देखना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद गोचान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुमने कहा कि हम लोग भी इसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि किसने यहाँ पर तुम्हें भेजा था और कौन यहाँ पर मैनर मास्टर को मरा हुआ देखना चाहता है। तो इसी के साथ उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम्हारा जियोन कहता है कि अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो, अगर मैं अपने बाप का बाजू काट सकता हूँ तो फिर तुम्हारी गर्दन भी काट सकता हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। ये सब कुछ फर्स्ट लेडी योग का किया जा रहा है। फर्स्ट लेडी योग जो है वो मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से कुछ राज उगलवाना चाहती है। उसे यहाँ पर मैनर मास्टर की सील और साथ में एक सीक्रेट मैनुअल का पता चाहिए जो कि मैं इनकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है उससे सवाल पूछ सकता हूँ। लेकिन उन्हें यहाँ पर मैनर मास्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि इस प्रोसीजर के दौरान मैनर मास्टर की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर मुझे ये करने का कहा। वो चांद जैसे वहाँ पर मैनर मास्टर की सील और सीक्रेट मैनुअल के बारे में सुनता है वो कहता है लगता है कि लेडी सियोक ने कमीनापन दिखा दिया। वो यहाँ पर अपने बेटे को न्याय से लीडर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को मारने के लिए भी तैयार है। गोचान जो होता है वो जियोंग से कहता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ पर मैनर मास्टर की जान बचानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें जिंदा रखना होगा। अगर ये यहाँ पर मर जाते हैं तो फिर फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर नया लीडर बन जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर मारे जाएंगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर उसके प्लान को फेल कर दिया, हमने यहाँ पर बीच में आकर मैनर मास्टर की जान बचा ली है। जबकि शामन उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर मैनर मास्टर की जान बचा सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर उनकी जान बचाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें जान बचाने का तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने उसी रिचुअल को परफॉर्म करो और इसकी बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को निकाल कर उससे पूछो कि मैनर मास्टर की सील और साथ में वो सीक्रेट मैनुअल इसने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं। पहले जो काम तुम लेडी सियोक के लिए करने वाले थे अब वो काम तुम्हें मेरे लिए करना होगा। ये बात सुनने के बाद शामन और गोचान दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि क्या ये यहाँ पर इसको बचाने के लिए आया या फिर इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। तो शामन कहता है कि मैं यहाँ पर किन मॉन्स्टर लोगों में फंस गया हूँ, इन्हें यहाँ पर मैनर मास्टर की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। और उसके बाद शामन जो होता है फिर से वहाँ पर अपनी जो स्ट्रिंग्स होती है उनको तैयार करता है और कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर अपने धागे तैयार कर रहा हूँ, बस इन धागों को यहाँ पर टूटने मत देना। और साथ ही वहाँ पर वो एक वुडू डॉल बनाता है और कहता है मेरी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हारा जियोन कहता है कि ये वुडू डॉल तुमने यहाँ पर क्यों बनाई है, इसका क्या मकसद है। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसे वेसल बॉडी के तौर पर यूज करने वाले हैं। जब उसकी बॉडी के अंदर से यानी तुम्हारे मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को निकाला जाएगा तो उसे यहाँ पर किसी चीज के अंदर ट्रैप करना होगा और हम लोग उस इवल स्पिरिट को इस लकड़ी की डॉल के अंदर ट्रैप कर लेंगे और उसके बाद इसे आसानी से यहाँ पर से रिमूव किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर उस इवल स्पिरिट को धोखा देंगे, जब उसे बॉडी के अंदर से बाहर निकालेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मैनर मास्टर की बॉडी वो है और वो इस लकड़ी की डॉल के अंदर आ जाएगा। तो शामन कहता है कि अब मैं यहाँ पर परफॉर्म करने लगा हूँ और इसी के साथ ही वो वहाँ पर बैठ जाता है, फिर से वहाँ पर मंत्र बोलना शुरू करता है। और मैं यहाँ पर फिर से आपको वो सारे मंत्र बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कहीं आप लोग अपने घर में कोई शैतान ना बुला लेना जिसके बाद आपकी पूरी की पूरी फैमिली को जैस हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि थोड़ा सा रिचुअल परफॉर्म होने के बाद ही वहाँ पर से उस हाथ के अंदर से उनके कटे हुए बाजू के अंदर से एक इवल स्पिरिट का हाथ निकलता है जो कि उस लकड़ी की डोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ मास्टर की बॉडी के अंदर जो उसकी रियल बॉडी होती है वो भी वहाँ पर चिल्ला रही होती है, जिससे मास्टर वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गोचान और जियोन जो होते हैं, जियोन तो इतना हैरान नहीं होता लेकिन गोचान काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसी के साथ ही शामन वहाँ पर अपने मंत्र को ज्यादा तेज करता है, वो बड़ी तेजी के साथ मंत्र बोल रहा होता है लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस लकड़ी की डोल के अंदर ट्रैप नहीं होने वाली। तो वो कहता है कि मर्डरस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने यहाँ पर इसको फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश की तो ये इवल स्पिरिट आजाद हो जाएगी। अगर वो एक बार आजाद होगी तो यहाँ पर हम तीनों में से किसी एक की बॉडी के अंदर चली जाएगी। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैंने इस लड़के से कहा भी तुझे मेरी बात नहीं सुनेगा क्योंकि ये पागल है। और इसी के साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैं इस गार्ड को यहाँ पर से बेच देना चाहिए, क्योंकि उसे वहां पर एक आइडिया आता है कि मैं तो यहाँ पर अपने तलिस्मन से बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस इवल स्पिरिट को इस लड़के की बॉडी के अंदर डाल देता हूँ तो मैं भी यहाँ पर से निकल सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि गार्ड तुम यहाँ पर से चले जाओ, इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम यहाँ पर रुके तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ ही गोचान वहां पर से बाहर चला जाता है। गोचान के वहां पर से चले जाने के बाद शामन वहां पर फिर से वहीं पर वही तलिस्मन मंत्र बोलना शुरू करता है। जब वो वहां पर मंत्र बोलना शुरू करता है तो इवल स्पिरिट को फोर्सफुली वहां पर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ इवल स्पिरिट अंदर से बोलती है और कहती है कौन है जो यहाँ पर मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो शामन कहता है कि लगता है कि इवल स्पिरिट अब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही वो कहता
कहता है कि मेरा रिचुअल यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और साथ ही वहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसे वहाँ पर 2-3 बार वहाँ पर रिचुअल को परफॉर्म करके उसे कहता है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से इवल स्पिरिट को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहती है पूछो तुम्हें क्या सवाल पूछने हैं। तो वो उससे पूछता है कि बताओ कि वो सीक्रेट सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर से पास द फ्रंट डोर स्टोन डोर, पहले वो टुकड़ों में यहाँ पर इस तरह की बात करता है, फिर साथ ही उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर से सीधा मेडिसिनल हॉल में जाना होगा, वहां पर अंडरग्राउंड में एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर सीक्रेट मास्टर की सील और साथ में वहां पर सीक्रेट मैनुअल दोनों उस अंडरग्राउंड में रखे हुए हैं। यानी मेडिसिनल हॉल के अंदर वहां पर एक सीक्रेट चैम्बर है अंडरग्राउंड में, उसके अंदर दोनों चीजें रखी हुई हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से और ज्यादा इवल स्पिरिट के हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि उस वुडू डॉल को पूरी तरह से क्रश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और शामन को ये बात पहले से पता थी। और जैसे वहां पर वो इवल स्पिरिट जो होती है निकलना शुरू होती है, इसी के साथ ही वो उस स्ट्रिंग के रास्ते से ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसके हाथ जो होते हैं वो आगे की तरफ बाहर होते हैं। शामन जो होता है हमारे जियोंग से कहता है कि तुम्हें स्ट्रिंग को काटना होगा, वो यहाँ पर पूरी तरह से प्लान कर चुका होता है। जैसे ही हमारा जियोंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर उस रस्सी को काटता है, उस रस्सी के कटने के बाद ही वो हाथ वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, क्योंकि रस्सी उसके पांव के पास गिर रही होती है। तो उस रस्सी यानी उस धागे के उसके पांव के पास गिरने के बाद वो इवल स्पिरिट के हाथ जो होते हैं हमारे जियोंग के पैरों के साथ लिपट जाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हमारा जियोंग जो होता है वो शामन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो शामन आगे से डेविली स्माइल देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए, अब यहाँ पर तुम मरोगे, ये इवल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। इसी के साथ ही शामन जो होता है वहां पर अपने पास एक तलिस्मन बनाता है और उस तलिस्मन को उसके माथे के ऊपर लगा देता है और कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितना ही क्यों ना कर लो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, तुमने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, इसी वजह से तुम कभी भी इस इवल स्पिरिट के कंट्रोल से आजाद नहीं हो पाओगे, अब तुम यहाँ पर बिल्कुल एक जिंदा लाश बन जाओगे। इसी के साथ वो फिर से वहां पर बैठकर अपने कुछ रिचुअल तो तलिस्मन परफॉर्म करता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया, मैंने यहाँ पर ये भी जान लिया कि वो दोनों चीजें कहां पर पड़ी हुई, मैं लेडी सीओ को जाकर सब कुछ बताऊंगा। मैनर मास्टर भी अभी तक जिंदा है, इवल स्पिरिट भी निकल चुकी है और लेडी सीओ इससे ज्यादा खुश होने वाली हैं कि उनके रास्ते का एक और कांटा रास्ते से हट गया है, क्योंकि ये थर्ड यंग मास्टर था जो कि उनके बेटे के यहाँ पर नया सक्सेसर बनने के रास्ते की रुकावट था। लेडी सीओ मुझे और ज्यादा इनाम देने वाली है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जियोंग की इनर सेल्फ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट घुस चुकी होती है। इवल स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद कहती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, जहां पर इन लोगों ने एक पपेट के साथ मुझे धोखा देने की कोशिश की। इन्होंने एक पपेट बनाया हुआ था जो कि रियल बॉडी की तरह था, लेकिन अब जबकि जिसने यहाँ पर पपेट बनाया था मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने यहाँ पर पपेट बनाया था, वो समझ रहा होता है कि जियोंग ने वो पपेट बनाया था, तो वो एक इवल किंग होता है जो उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा यंग है, मुझे लगता है कि ये लड़के की बॉडी मेरे लिए परफेक्ट है, उस बूढ़े घुसड़ की बॉडी से तो यही ज्यादा बेहतर है। वो जो इवल किंग होता है वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा और उसके बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए तुम्हारे डीप सी के अंदर सील हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आजाद जहाँ पर चाहूँ वहां पर जा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ हमारे जियोंग को वहां पर अपने इनर सेल्फ की मेमोरीज दिखाई देना स्टार्ट होती हैं। हमारा जियोंग जो होता है वो माउंटेन्स की तरफ गया होता है जहां पर से जड़ी बूटियां ला सके। वो एक झरने के पास जाता है, वहां पर से जाकर कहता है कि ये प्लेस ये तो कुछ जानी पहचानी लगती है, ये तो वही जगह है जहां पर मैं हमेशा जड़ी बूटियां लेने के लिए आता हूँ। लगता है कि मैं उसी जगह के ऊपर जहां पर मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। ये जगह तो बहुत ज्यादा पीसफुल है, इस माउंटेन के ऊपर मैं हमेशा आता हूँ। मैं इसके बारे में इतना कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं अपने बचपन से यहीं पर इस माउंटेन के ऊपर अपने ग्रैंडपा के साथ रहा हूँ और हमेशा अपने ग्रैंडपा के साथ या फिर अकेले इस जगह के ऊपर आता रहा हूँ, कभी यहाँ पर से पानी लेने के लिए और कभी यहाँ पर से जड़ी बूटियां लाने के लिए। साथ ही वो कहता है लेकिन आज मुझे यहाँ पर काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है और वो अपनी पानी की बाल्टी भरता है, वापस घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है पता नहीं मुझे आज यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो कहता है कि ये क्या, वो धुआं कहाँ से निकल रहा है। उसे सामने धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और आग लगी होती है जो कि उसके ग्रैंडपा के हाउस की तरफ ही होती है। तो वो कहता है ये तो हमारा घर है ग्रैंडपा और वो बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना स्टार्ट करता है। तो जियोंग भागते भागते जैसे वहां पर पहुंचता है तो उसका घर जल चुका होता है, साथ ही उसके ग्रैंडपा की कटी हुई बॉडी वहां पर पड़ी होती है। तुम्हारा जियोंग कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, ग्रैंडपा और वहीं पर उसको उठाकर रोना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां पर उसको उठाकर रो रहा होता है, इसी के साथ ही इवल किंग उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो इवल किंग जो होता है वो कहता है तो अब मुझे समझ आ गई कि इस लड़के की जिंदगी की सबसे बड़ी डिजायर क्या है, किसने अपने ग्रैंडपा को खो दिया और यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को दोबारा से देखना चाहता है। अगर मैं इसके ग्रैंडपा से दोबारा इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर दे देता हूँ तो ये लड़का जो पूरी तरह से मेरे वश में हो जाएगा। इवल किंग कहता है कि तो इस लड़के की यही ख्वाहिश है, ये अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखना चाहता है और इसी के साथ इवल किंग वहां पर अपनी पावर्स को यूज करता है। जब वो अपनी पावर्स को यूज करता है तो इसी के साथ ही हमारा जियोंग वहां पर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके ग्रैंडपा उसके सामने जिंदा खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम इस बुढ़े आदमी की मदद नहीं करोगे बेटा, जल्दी से
से आओ और आकर मेरी मदद करो, वहाँ पर बैठे बैठे कर क्या रहे हो। तो जियोंग कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे ग्रैंडफादर हैं, लेकिन वो तो मर गए थे, ये जिंदा कैसे हो गए। लेकिन इसी के साथ ही इविल किंग जो होता है उसकी माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल करके उसे दिखाता है कि उसके ग्रैंडपा वाकई में जिंदा हैं। वो भागता हुआ जाता है, अपने ग्रैंडपा के साथ जाकर लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडपा ग्रैंडपा मैं आपको जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ग्रैंडपा कहता है कि जरा आराम से, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ लिपट कर मुझे नीचे गिराने वाले थे। तो जब हमारा जियोन वहाँ पर अपने ग्रैंडपा के साथ लिपट कर वहाँ पर उनके साथ प्यार कर रहा होता है, इसी के साथ ही वो इविल किंग जो होता है वो कहता है कि यही इंसान की कमजोरी है कि वो हमेशा अपने पास में खोए रहते हैं। जब तक वो अपने पास को दीमक की तरह चाटते रहेंगे तब तक इंसान कभी यहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते। तब तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की मेमोरीज को फील करते रहोगे, तब तक मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जियोन इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस इविल किंग को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने देगा, क्योंकि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और इतनी आसानी से ये इविल किंग उसकी बॉडी पे कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा।